नमस्कार। आज हम एक ऐसी जगह की बात कर रहे हैं जो नक्शे पर शायद छोटी दिखे, लेकिन है बड़ी दिलचस्प। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले का खड्डा कस्बा। जी हाँ। हमारे पास एक लेख है, खड्डा एक सीमांत कस्बे की पूरी कहानी, और इसी के आधार पर हम आज खड्डा को थोड़ा और करीब से जानने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। मकसद सिर्फ ये जानना नहीं कि खड्डा कहाँ है, बल्कि ये समझना है कि इसकी संस्कृति कैसी है, क्या चुनौतियां हैं, और सबसे खास इसका ये जो बॉर्डर वाला स्टेटस है, 2 राज्यों और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास होना, इसके मायने क्या हैं। सही कहा। अक्सर हम ऐसे छोटे कस्बों को बस यूं ही देख लेते हैं, लेकिन खड्डा जैसी जगह ना भारत की विविधता और उसकी जटिलता को बहुत अच्छे से दिखाती हैं। हाँ, एक कहानी है आकी, जमीन की, लोगों के संघर्ष की। और बदलते वक्त के साथ तालमेल बिठाने की कोशिशों की भी। तो चलिए इसी कहानी को परत दर परत खोलते हैं। सबसे पहले तो इसकी लोकेशन, कुशीनगर जिला, उत्तर प्रदेश, ये तो साफ है। हाँ, ये तो है, लेकिन जैसा आपने कहा, असल चीज है इसकी सीमांत स्थिति। आप नक्शे पर देखेंगे तो बिहार बॉर्डर यहाँ से मुश्किल से 8 किलोमीटर होगा। बस 8 किलोमीटर? हाँ, और नेपाल का जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वो भी करीब 18 किलोमीटर ही दूर है। और ये नज़दीकी, ये सिर्फ किलोमीटर की बात नहीं है, ये खड्डा की पूरी पहचान, उसके पूरे वजूद पर असर डालती है। और इसी का नतीजा है कि वहाँ संस्कृतियों का एक बड़ा ही दिलचस्प संगम देखने को मिलता है, जैसा लेख में भी बताया गया है। जी बिल्कुल। कहते हैं कि वहाँ के हाट बाजारों में जाएं तो नेपाली बोली सुनने को मिल जाती है, नेपाली सामान दिखता है। हाँ, रहन सहन में भी वो झलक आ जाती है पड़ोसी संस्कृति की। एक तरह की रोजमर्रा की अंतर्राष्ट्रीयता है वहाँ। सही कहा, रोजमर्रा की अंतर्राष्ट्रीयता। और ये सिर्फ बाजार तक नहीं है। देखिए, बॉर्डर पर होने का मतलब है कि प्रशासनिक लेवल पर सामाजिक, आर्थिक हर तरह से एक लेन देन चलता रहता है। अच्छा। जैसे संसाधनों पर दबाव बढ़ जाता है, या फिर 2 अलग अलग सिस्टम के बीच तालमेल बिठाना पड़ता है। लेख शायद इन चीजों की तरफ भी इशारा करता है। हाँ, ये बहुत अहम नुक्ता है। अच्छा, चलिए अब यहाँ के लोगों की रोजी रोटी की बात करते हैं। लेख कहता है कि खड्डा की जमीन बड़ी उपजाऊ है और ज्यादातर लोग खेती पर ही निर्भर हैं। हाँ बिल्कुल। कृषि तो वहाँ की अर्थव्यवस्था की, आप कह सकती हैं, रीढ़ की हड्डी है। मिट्टी और मौसम दोनों ही कई फसलों के लिए अच्छे हैं। लेख में जिक्र है कि गन्ना यहाँ की मुख्य फसल है। आसपास की चीनी मिलों को जाता होगा। जी। फिर धान है और गेहूं है, जो आम किसान के लिए खाने और कमाई का जरिया है। और कुछ नकदी फसलें भी हैं, जैसे मक्का और आलू। देखिए, गन्ने का महत्व सिर्फ आर्थिक नहीं है, वो सामाजिक और राजनीतिक तौर पर भी बहुत अहम है। लेख में एक लाइन है कि जब खेतों में गन्ना लहलहाता है तो ये कस्बा पूरे इलाके में अपनी मिठास बिखेरता है। हाँ, ये अच्छी लाइन है। ये मिठास सिर्फ गन्ने की नहीं है, ये उस इलाके की खुशहाली, किसानों की उम्मीदों से जुड़ी है। हालांकि यही गन्ना और उसकी समस्याएं, जैसे पेमेंट वगैरह, अक्सर वहाँ की राजनीति का सेंटर पॉइंट भी बनी रहती हैं। हाँ, ये तो होता ही है। और हाँ, बरसात में धान के हरे भरे खेत, वो नज़ारा तो वाकई बहुत खूबसूरत होता होगा। बिल्कुल। अच्छा, अब जरा यहाँ के सामाजिक ताने बाने को देखें। 2011 के जनगणना के कुछ आंकड़े हमारे पास। कुल आबादी थी करीब 16,17,000। इसमें पुरुष थे लगभग 8,400 और महिलाएं करीब 7,700। इन आंकड़ों में एक चीज फौरन ध्यान खींचती है, लिंगा अनुपात। करीब 918 महिलाएं प्रति 1,000 पुरुष। हाँ। जैसा लेख भी कहता है, ये नेशनल एवरेज से कम है। और ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये दिखाता है कि समाज में कहीं ना कहीं कोई गहरी चुनौती है। वजह कई हो सकती हैं, बेटियों को लेकर सोच, या शायद महिलाओं के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, या ये भी हो सकता है कि पुरुष काम के लिए बाहर जाते हों तो स्थायी आबादी में अनुपात कम दिखे। इस पर और सोचने की जरूरत है। सही बात है। और शिक्षा, एजुकेशन का क्या हाल है? लेख बताता है कि लिटरेसी रेट करीब 70% है। जी। पुरुषों में ये करीब 77.8% है और महिलाओं में 61.3%। यहाँ तस्वीर थोड़ी मिली जुली सी है। देखिए, 70% ओवरऑल लिटरेसी एक ग्रामीण पृष्ठभूमि वाले कस्बे के लिए ठीक है, प्रगति दिखाता है। हाँ। लेकिन पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता में जो करीब 16.5% का फर्क है, ये बहुत ज्यादा है। हाँ, काफी बड़ा गैप है ये। बिल्कुल। ये साफ दिखाता है कि लड़कियों, महिलाओं की शिक्षा पर अभी बहुत काम बाकी है। मौके भी बढ़ाने होंगे और शायद सोच भी बदलनी होगी। अच्छी बात यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है कि कुछ है। लेख में इंटर कॉलेज, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, कई स्कूलों का जिक्र है। मतलब पढ़ने के मौके कस्बे में ही हैं। हाँ, और इसका असर हम देख सकते हैं। युवाओं की सोच बदल रही है, उनकी उम्मीदें बदल रही हैं। हाँ, ये एक बहुत जरूरी बदलाव है जिसका जिक्र लेख में है।
आज का युवा सिर्फ खेती किसानी तक नहीं रुकना चाहता। बिल्कुल नहीं। पढ़ना लिखना, फिर नौकरी करना या अपना कोई बिजनेस, कोई टेक्निकल काम, ये सब उनके दिमाग में है। लेख कहता है कि युवा मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया में खूब लगे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। हाँ। आपको लगता है कि इसमें ये जो बॉर्डर वाली लोकेशन है, इसका कोई रोल है, जैसे नेपाल या बिहार से जुड़े मौकों का? ये अच्छा सवाल है। लेख शायद सीधे सीधे ये ना कहता हो, पर अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए, बॉर्डर वाले इलाके अक्सर व्यापार और लोगों की आवाजाही के केंद्र होते हैं। हो सकता है बिहार या नेपाल के साथ कोई छोटा मोटा व्यापार हो, या सर्विस सेक्टर में कुछ मौके हों जो युवाओं को खींचते हों। और बड़ी नौकरियां या योजनाओं के लिए तो उन्हें गोरखपुर या दूसरे बड़े शहरों की तरफ देखना ही पड़ता होगा, जिसके लिए फिर ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम जरूरी हो जाते हैं। सही है। तो ये जो बदलती उम्मीदें हैं, ये शिक्षा का असर भी है और बाहरी दुनिया से जो संपर्क बढ़ रहा है उसका मिला जुला नतीजा है। चलिए अब जरा राजनीति की बात करें। लेख कहता है कि खड्डा की पॉलिटिक्स हमेशा से काफी गर्म रही है। ये कस्बा खड्डा विधानसभा क्षेत्र में आता है और लोकल लेवल पर नगर पंचायत के चुनाव भी बड़े जोर शोर से होते हैं। और मुद्दे बिल्कुल जमीनी हकीकत से जुड़े हैं। लेख में बार बार जिक्र आता है गन्ना किसानों की समस्याएं, खासकर गन्ने का सही दाम और टाइम पर पेमेंट ना मिलना। हाँ, ये तो बड़ी समस्या है। फिर सड़कों की खराब हालत। ये सिर्फ आम लोगों को ही परेशान नहीं करती, बल्कि किसानों को अपनी उपज मंडी तक ले जाने में भी दिक्कत होती है। और जाहिर है, युवाओं के लिए रोजगार के मौके। ये वो मुद्दे हैं जो हर चुनाव में उठते हैं। और इन्हीं पर फिर पार्टियों के वादे टिके होते हैं। लेख में एक आम मांग का भी जिक्र है जो शायद लोगों की नब्ज है। गन्ना किसानों को सही दाम मिले और युवाओं को बेहतर रोजगार। कितनी सीधी और कितनी बुनियादी मांग है ये। बिल्कुल। पर अंदाजा लगा सकते हैं कि चुनाव के टाइम माहौल कैसा होता होगा। नारे, झंडे, रैलियां, पूरा चुनावी रंग जमता होगा। हाँ, और ये लोकल डेमोक्रेसी की जीवंतता है। लोग अपनी दिक्कतों को लेकर जागरूक हैं, आवाज उठाते हैं। लेकिन असल चुनौती, जैसा लेख भी इशारा करता है, वो है इन वादों को जमीन पर उतारने की। सही बात। क्या पॉलिटिकल विल इतनी है कि वो जरूरी सुधार लाए जा सकें, जिनसे किसानों की आय बढ़े या युवाओं के लिए लोकल लेवल पर रोजगार बने? ये बड़ा सवाल है और इसी का जवाब खड्डा का भविष्य तय करेगा। बिल्कुल। अच्छा, अब संस्कृति और सामाजिक जीवन पर आते हैं। लेख खड्डा की संस्कृति को गंगा जमुनी तहजीब कहता है, मतलब अलग अलग समुदाय मिलकर रहते हैं। जी, भाषाएं मुख्य रूप से हिंदी और भोजपुरी बोली जाती हैं। और त्योहार, वो तो जाहिर है बड़े उत्साह से मनाए जाते होंगे। होली, दिवाली, ईद और छठ पूजा। छठ का खास महत्व है क्योंकि ये पूर्वी यूपी और बिहार की पहचान से जुड़ा है, और खड्डा की लोकेशन इसे और भी खास बना देती है। हाँ, बिल्कुल। ये सब त्योहार मिलकर वहाँ के सामुदायिक जीवन को मतलब एक रंग देते हैं, उसे मजबूत करते हैं। और फिर वही बॉर्डर वाला एंगल। लेख बताता है कि नेपाल पास होने की वजह से वहाँ के मेलों और बाजारों में एक अलग ही रौनक होती है। नेपाली झूले, लोकगीत, नेपाल का बना सामान। हाँ, ये सब मेले की रौनक बढ़ाते हैं। ये सिर्फ मनोरंजन नहीं है, ये संस्कृतियों का बहुत ही सहज लेन देन है। ये उसी कल्चरल मिक्स की बात है जो हमने शुरू में की थी। ये सिर्फ चीजों का व्यापार नहीं, ये विचारों का, कलाओं का, जीने के तरीकों का भी मेल है। और ये खड्डा की पहचान को एक यूनिक टच देता है जो शायद अंदरूनी इलाकों के कस्बों में उतना साफ न दिखे। सही है। ट्रांसपोर्टर बाजार कैसे हैं? लेख कहता है कि खड्डा एक बिजी कस्बा है, जरूरत का लगभग सारा सामान मिल जाता है। छोटी बड़ी दुकानें, लोकल मार्केट सब है। हाँ, और कनेक्टिविटी भी ठीक ठाक है। खड्डा का अपना रेलवे स्टेशन है, KZA कोड है। अच्छा, KZ है जी, जो इसे गोरखपुर, नरकटियागंज, बेतिया जैसे जरूरी जगहों से जोड़ता है। फिर नेशनल हाईवे NH 727, जो पहले NH 28B था, वो भी कस्बे से गुजरता है। तो रोड कनेक्टिविटी भी है और लोकल ट्रांसपोर्ट के लिए बस स्टेशन है, ऑटो रिक्शा वगैरह भी हैं। ये सब चीजें कस्बे की आर्थिक जान है। तो अगर इन सब बातों को जोड़कर देखें तो आज का खड्डा कैसा है? लेख तो इसे सिर्फ एक कस्बा नहीं बल्कि संभावनाओं का केंद्र कह रहा है। हाँ। बॉर्डर पर होना व्यापार के लिए नए रास्ते खोल सकता है अगर सही नीतियां हों। शिक्षा युवाओं को नए सपने दे रही है और खेती तो खैर है ही वहां की आत्मा। हाँ, देखिए, संभावनाएं तो यकीनन है, पर उनके साथ चुनौतियां भी उतनी ही साफ हैं। महिला शिक्षा और स्वास्थ्य, जैसे हमने आंकड़ों में देखा, वहां सुधार की बहुत गुंजाइश है। बिल्कुल। किसानों को उनकी उपज का सही दाम दिलाना, खासकर गन्ने जैसी फसल के लिए जहां मिलों पर निर्भरता ज्यादा है, वो एक लगातार चलने वाला संघर्ष है। और सबसे बड़ी चुनौती शायद वही है, राजनीतिक वादों और जमीनी हकीकत के बीच का फासला कम करना।
जब तक सड़कें बेहतर नहीं होंगी, सिंचाई की सुविधाएं नहीं सुधरेंगी या लोकल लेवल पर नॉन एग्रीकल्चर जॉब्स नहीं बनेंगे, तब तक वो जो संभावनाओं की बात है उन्हें हकीकत बनाना मुश्किल होगा। तो इस पूरी बातचीत को अगर समेटें, खड्डा की कहानी मतलब कई धागों से बुनी है। ये एक बॉर्डर टाउन है जहां भूगोल सिर्फ नक्शे पर नहीं, जिंदगी में दिखता है। जी, ये एक खेती वाला इलाका है जहां जमीन और फसलें लोगों की किस्मत तय करती हैं। ये संस्कृतियों का संगम है और ये एक ऐसा कस्बा है जो मुश्किलों से लड़ते हुए भी एक बेहतर कल की उम्मीद रखता है। अपनी जमीन, अपनी खेती, अपनी राजनीति, अपने लोगों से मिलकर बना एक जीता जागता धड़कता हुआ कस्बा। बिल्कुल। और लेख का जो निष्कर्ष है वो भी यही कहता है कि खड्डा सिर्फ सीमा का पहरेदार नहीं, ये अपने आप में एक आईना है। इसमें हम बदलते हुए ग्रामीण भारत की तस्वीर देख सकते हैं। इसका इतिहास इसकी मिट्टी में है, इसका आज रोज के संघर्षों में है और इसका भविष्य इसके युवाओं के सपनों और कोशिशों पर टिका है। खड्डा जैसे कस्बे ही तो असल में भारत की विकास कहानी के असली हीरो हैं, जहां परंपरा और आधुनिकता के बीच एक डायलॉग भी है और कभी-कभी टकराव भी। ये वाकई सोचने वाली बात है। खड्डा की कहानी हमें याद दिलाती है कि भारत की विविधता, उसकी असली ताकत इन छोटे शहरों और कस्बों में ही बसती है। और इसी सोच को थोड़ा और आगे ले जाते हुए सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। हाँ, जरूर। ये जानते हुए कि खड्डा 2 राज्यों और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इतने करीब है, ऐसे कौन से खास अनछुए आर्थिक या सांस्कृतिक मौके हो सकते हैं जिन्हें अगर बढ़ावा दिया जाए तो पारंपरिक खेती और राजनीति से हटकर इसके विकास को एक नई रफ्तार मिल सकती है? क्या टूरिज्म या क्रॉस बॉर्डर ट्रेड के नए मॉडल्स या कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम, क्या ये सब कोई भूमिका निभा सकते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।